Hello students, myself Rahul Trivedi. Welcome our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे प्लांट रिस्पिरेशन में, और वो नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है, समझने की कोशिश करना, निश्चित तौर पर आपके सारे डाउट यहां से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी बकवास के सबसे कम सबसे सटीक सेल्फ सिलेक्शन इन नीट के अंतर्गत राहुल सर के साथ पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बच्चों पूरा चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, और इस पूरे चैप्टर में अपन लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस, इसके बाद ऑक्सीडेटिव इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम ए, एस्टाइल कोएंजाइम ए के बाद क्रेब्स साइकिल पढ़ा। बट वी हैव सीन दैट ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन कंप्लीटली, बट नाइदर O2 हैज बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड nor the large number of ATP molecule have been produced। हिंदी में अगर बात करें तो पूरी इस प्रोसेस के अंतर्गत ग्लूकोज पूरी तरह से डिग्रेडेट हो चुका, ग्लूकोज पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन ना तो कहीं पे ऑक्सीजन यूज हुई और ना ही हमें बहुत भारी संख्या में एटीपी मिली। अभी तक केवल 3 एटीपी मिले। 2 एटीपी आपको डायरेक्टली मिले थे ग्लाइकोलाइसिस में, और एक जीटीपी के रूप में मिला क्रेब्स साइकिल में। और कह रहे हैं हम कि हम एरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, और एरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन का यूज करें। वो ऑक्सीजन यूज हुई कहां है ना, समझने वाली बात कि ऑक्सीजन वो यूज कहां पे होती है। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो शरीर में कहां पे यूज होती है। इन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए आज हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। इन दिस पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन और इन दिस प्रोसेस are to release and utilize the energy spread in NAD2H and FAD2H। इस पूरी प्रोसेस के अंतर्गत हम जो इन तमाम प्रोसेस के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस, एस्टाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन एंड क्रेब्स चक्र के अंतर्गत जो एनर्जी कंज्यूम हो गई, जो ग्लूकोज से निकलने के बाद एनर्जी स्टे कर गई, उसको बाहर निकालेंगे। हाँ, घुस गई अंदर, छुपी बैठी है, बाहर आना पड़ेगा भाई, बाहर आना पड़ेगा। इस पूरी प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं? इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत हम NAD2H और FAD2H को तोड़ेंगे, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को एटीपी के रूप में यूटिलाइज करेंगे। लेकिन यह एनर्जी इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है, जो विभिन्न प्रकार के कैरियर से होते हुए वापस मैट्रिक्स में लौट के आती है। तो ईटीएस में 2 प्रोसेस समझ लें कि इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज हुआ, कहां पे आया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कहां पे हुआ। तीसरी बात की एटीपी कैसे बनी। और एक चीज आपने पढ़ा था C6H12O6 + 6O2, 6CO2 6H2OA और एनर्जी। अभी तक पानी का आता पता नहीं, पानी कहां बन रहा है। चलिए इन तमाम क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए बोर्ड पे चलते हैं। देखिए बेटा, यहां पर हो क्या रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये एटीपी जनरेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होता है। देखिए, मान लेते हैं अपन कि ये एक सेल है, ये एक सेल है। इस सेल में साइटोप्लाज्म
और साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इस प्रकार से ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बच्चों, ऐसे। जस्ट लाइक दिस। ये लाल रंग से जो आप देख रहे हैं ये इनर मेम्ब्रेन, ब्लैक कलर से जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो आप ये देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस है। क्या बताया? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस। यहां पर ये मैट्रिक्स बना हुआ है, राइट। अब चलिए एक बात पूरी दिमाग में रिमाइंडर लीजिए जरा। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन या डिग्रेडेशन प्रारंभ होता है और उसके फलस्वरूप पायरुविक एसिड बनता है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया था ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम दिया था बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। हमने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के रिस्पायरेशन में कंप्लीट होता है। इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत हमें NADH+H या 2H प्राप्त हुआ और 2 ATP एनर्जी प्राप्त हुई, राइट। अब यहां पर क्या देख रहा है? ये जो पायरुविक एसिड था, ये पायरुविक एसिड यहां से चल करके और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस में आकर के रुकता है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस में आकर के रुका। तो पहली साइट ग्लाइकोलाइसिस कहां पे कंप्लीट हो रही बेटा? साइटोप्लाज्म में, राइट। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड। साथ में इसको भी आप ध्यान में रखें। कितने बने ये पिछला वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। कितने एटीपी बने, कितने NAD2H बने, या पिछले वीडियो में जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस में तो वहां पे आपको पता चलेगा। अभी यहां पर केवल यह देखना है कि ग्लूकोज का फर्स्ट डिग्रेडेशन ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हुआ और ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड और NAD2H और 2 ATP बना। अब यह आता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस में। यहां पर कई रिएक्शन जिनके फलस्वरूप बना एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस में, साइटोप्लाज्म में नहीं बनता। इस बात को दिमाग में रखना, नहीं बनता यार वहां पे। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आया। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के बाद यहां पर क्रेब्स चक्र चला। क्रेब्स साइकिल के बाद हमें मिला NADH+H और मिला FAD2H। लेकिन यार एक बात समझ नहीं आ रही, पहले भी मैं कह रहा था जब मैंने स्टार्ट की क्लास आज की, ऑक्सीजन कहीं लगा ही नहीं यार, एटीपी नहीं मिल रही है। मिलेगी भाई, अभी दिलाता हूं। यहां पर केवल एक जीटीपी आपको मिला।
जब इतनी बात आपको क्लियर हो जाएगी मेरे बच्चों, तब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो होता क्या है। अब देखिए, यहां पर एनएडी डिहाइड्रोजनस एंजाइम की प्रेजेंस में हम इसे तोड़ते हैं। तोड़ने पर क्या बन रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन बने, प्रोटॉन के रूप में एच बने। ये इलेक्ट्रॉन कैसे बने अभी दिखाऊंगा। अभी पहले इसको एक दिमाग में हम समरी बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है और कहां पे होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपको मिले, ये लाल वाली मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं जहां पे मार्कर चल रहा है, ये है क्या? इलेक्ट्रॉन कैरियर। कहां पे है? इनर मेम्ब्रेन में। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर आए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस मैट्रिक्स से चल करके यहां से चलेगा, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, इनसे होते हुए और अंत में ये फिर से मैट्रिक्स में आएगा वापस। ये वापस आया यहां पे। वापस आने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन के साथ प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके जल बनाएंगे। अर्थात 3 क्वेश्चन यहां पर बाहर आ गए। पहला क्वेश्चन क्या आया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पहली बात। दूसरी बात, जो हम सांस लेते हैं और उस ब्रीथिंग में जो ऑक्सीजन हम खाते हैं, लेते हैं, श्वास लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के सेल में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में यूटिलाइज होती है। दूसरी बात, बचपन से पढ़ रहे हैं, सांस ली जा रही, बिना सांस के जिंदा नहीं रहते हैं, मर जाते हैं, जिसकी ब्रीथिंग समाप्त हो जाती है। आप समझ पाओगे कि क्यों मर जाते हैं। पहले तो यही समझो अभी यहां पर कि यूटिलाइज कहां हुई? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीजन यूज होती है। तीसरा क्वेश्चन कि मेटाबॉलिक वाटर ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इज जनरेटेड और फॉर्म इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये थे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जो ईटीएस से रिलेटेड थे। अब इस पूरी मैकेनिज्म को हम किससे पढ़ेंगे? फुल स्केप में इसे देखेंगे और पूरे डिटेल में अब हम लोग ईटीएस की स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रोसेस की। देखो, पहली बात एक समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुल कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 5। लेकिन केवल 4 कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा। 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ मैनी कॉम्प्लेक्स यूजेस इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? आंसर होगा 4 कॉम्प्लेक्स। टोटल कितने कॉम्प्लेक्स? 5 कॉम्प्लेक्स। तो 5वां कहां गया? 5वां हाइड्रोजन आयनों की वापसी से रिलेटेड है। यानी 5वां कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। चलिए बात करते हैं क्या होता है किस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत। तो जैसे कि अभी बात कर रहा हूं कि टोटल कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 5, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा बराबर 4, और जो 5th है
फिफ्थ में H आयन ट्रांसपोर्ट करते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए, जैसा कि हम कह रहे थे आपसे कि सारा सीन हो गया रिस्पायरेशन का, लेकिन ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, एटीपी नहीं मिली। लेकिन यहां पर हुआ क्या था बच्चों, एक बार जरा इस जगह पर निगाह डालते हैं। आपको याद होगा कि जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था तो यहां पर NADH+H बना था, याद आ गया होगा। फिर जब हमने पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम A बनाया था तब भी हमें NADH+H मिला था। जब हमने आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्रेब्स साइकिल में बनाया था तो भी हमें NADH+H मिला। इसी तरह से जब हमने अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल को एंजाइम A बनाया तब भी हमें NAD2H मिला। जब हमने सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाया तो हमें यहां पर FADH2 मिला। इसी प्रकार जब हमने मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया था तो हमें यहां पर मिला था NADH+H। अब देखो समझने वाली बात क्या थी कि ग्लूकोज डिग्रेडेड तो हुआ, ग्लूकोज कंबस्ट हो गया, एनर्जी कहां गई, चोर लेके भाग गए। वो चोर कौन है, NAD आयन और FAD आयन। या यूं कह लो, कई बार क्या होता है कि अपन लोग जब लेन देन करते हैं तो पैसा हाथ में नहीं आता है, चेक द्वारा पेमेंट कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं, आजकल कई सारे सिस्टम हैं, तो कैश हाथ में नहीं आता है लेकिन कैश ट्रांसफर तो हो जाता है। तो यहां पर जो एनर्जी थी ग्लूकोज से निकल करके यहां छुप के बैठ गई, कहां, NAD2H में और FAD2H में। दरअसल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा प्रोसेस है जहां भी चोरों से एनर्जी को वापस लेंगे। समझ गए? चलो कैसे लेते आइए बात करते हैं। चाहे जिस प्रोसेस में आया हो, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस में आया हो या फॉर्मेशन ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम के थ्रू आया हो या क्रेब्स साइकिल के थ्रू आया है, ये सारी चीजें आपके सामने पड़ेंगी। रिस्पिरेशन में एक बात लिखी थी, पढ़ाई गई थी कि द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इज स्टेप बाय स्टेप एंड रिलीज ऑफ एनर्जी बाइट बाय बाइट। यानी एक साथ एनर्जी नहीं मिलती है, धीरे धीरे एनर्जी मिलती है और धीरे धीरे ग्लूकोज टूटता है कई सारे प्रोसेस में। आप देख रहे हो प्रोसेस कौन कौन से। अब देखो क्या होता है, अब ये सारे कॉमन मान लेते हैं, इन सब का एक ही सीन आगे होने वाला है। सबसे पहले यहां पर बेटा क्या होगा कि जो NAD2H आप देख रहे हो ये सब एक ही जैसे टूटेंगे। यहां पर एक एंजाइम लगेगा NAD डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम की प्रेजेंस में ये टूटेगा। पहले तो अपना मूल टूट गया क्या, NAD आयन में ये बदल गया, राइट। और इसने क्या किया, यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और 2 प्रोटॉन को भी रिलीज किया। और ये रिलीज करने के बाद बेटा ये बदल गया NAD आयनों में, राइट नाउ। अब देखो क्या हो रहा है। ETS हमने आपको फोटोसिंथेसिस में भी बच्चों पढ़ाया था, निकल हाइपोथेसिस वहां पर आपको कराई गई थी। तो वहां पर हमने बात की थी रेडॉक्स पोटेंशियल की, कि एनर्जी अपहिल से जब भी डाउनहिल
जर्नी करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ये आपको बात बताई गई थी पहले। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे फील्डर हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, इनके नाम के चक्कर में कमी पड़ना, जितने बता दो उन पर ही ध्यान देना जरा। नीट के एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते। तुम ये केवल मान के चलो कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंस है जो इलेक्ट्रॉन को डाउनहिल जर्नी कराएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले, इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके एफएमएन में गए और एफएमएन से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एफईएस में पहुंचते हैं, ध्यान देना हम क्या करें, तो डाउनहिल जर्नी हुई। जैसे ही डाउनहिल जर्नी हुई तो यहां से बेटा एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी ई फॉर एनर्जी रिलीज हुई। अब ये एनर्जी इन हाइड्रोजन आयनों को यहां से ले जाकर के हाइड्रोजन पंप के थ्रू कहां पे छोड़ देती है, स्पेस में। यानी ये एच आयन यहां पे आ गए। यह है क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस। ये काम कहां हो रहा है, मैट्रिक्स में। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर हुई सारी बात। तो यहां पर दो बात देखी आपने कि हाइड्रोजन मैट्रिक्स से कैरियर के साथ नहीं गया, वो दोनों झिल्लियों के बीच में जाकर के स्टे कर गया। और इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी को रिलीज करता है और यही एनर्जी इन हाइड्रोजन आयनों को इस तरफ भेज देती है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देखिए एफईएस से फिर आगे बढ़े, अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर में गए, वहां से चल करके फिर ये अगले यहां पे यानी यूबी क्यूनोन में पहुंचे। इसका नाम है यूबी क्यूनोन। और अंत में ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर रिडक्शन फॉर्म में यूबी क्यूनोन चला जाता है। यहां पर मैंने यूपीएस2 लिखा हुआ है, इसका रिडक्शन फॉर्म। इलेक्ट्रॉन की यह पहली जर्नी हुई और इस फर्स्ट जर्नी को हम यानी यहां से चल करके और यूबी क्यूनोन तक इलेक्ट्रॉन के पहुंचने की घटना, साथ ही साथ वन सेट हाइड्रोजन आयनों का मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पहुंचना क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहलाता है। बात समझ में आई। अब देखो आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या हो रहा है, ये जो FADH2 आपको मिला था, इसको उठा के यहां पे ले आते हैं इस जगह पे, तो FADH2 भी एंजाइम वही जो ऊपर लगा है डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में टूटा और टूट करके इसने बनाया, क्या बनाया, FAD आयन बनाए, दो इलेक्ट्रॉन बनाए, दो प्रोटॉन को रिलीज किया, इस प्रकार। अब इससे निकले हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है, सेम वही प्रोसेस क्या होगा, यहां से यूबी क्यूनोन में पहुंचे और यूबी क्यूनोन से ये फिर से आगे डाउनहिल जर्नी करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर डाउनहिल जर्नी करेगा, फिर मैंने क्या बताया कि एक यहां पर सेकंड स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी इन हाइड्रोजन आयनों को यूबी क्यूनोन के थ्रू फिर यहां पर भेज देगी। यहां अब देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जब NAD2H टूटेगा, चलो हम बाद में बात करते हैं क्या ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा सीन बना जिसमें FAD2H टूटा और टूट करके इसने इलेक्ट्रॉन को आगे स्टेप में भेजा, इसे हम कहते हैं
कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ये हमारा था कॉम्प्लेक्स सेकेंड। क्लियर हुई बात? अब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आया हो, चाहे Na2S से आया था या Fe2S से आया था, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, यानी अब हम लोग एंट्री करेंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में बेटा हो क्या है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन चल करके साइटोक्रोम C तक पहुंचेंगे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से FeS से यूबीक्विनोन और यूबीक्विनोन से साइटोक्रोम C1 से होते हुए साइटोक्रोम C तक पहुंचते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके आगे बढ़े, यानी थर्ड कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में पहुंचते हैं बाया साइटोक्रोम C1। यूबीक्विनोन से जब यहां पहुंचे तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स थर्ड। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखो, तुम क्या ध्यान रखेंगे सब, कि जैसे यूबीक्विनोन से फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा तो फिर इसने एनर्जी को रिलीज किया। जो एनर्जी को रिलीज किया तो इस बार जो मैट्रिक्स में H पड़े थे, ये H यहां से फिर यहां पर, यानी कहां पर, स्पेस में आकर के इकट्ठा हो गए। अब ये चीज हम देख रहे हैं, देखो बहुत क्लियर आपको दिखा कि जब Na2S टूटता है तो 3 बार H जाएंगे। एक ये सेट गया, दूसरा H का सेट यहां पे गया बेटा, और तीसरा सेट यहां पे गया। लेकिन जब हम FAD को तोड़ते हैं तो केवल 2 सेट में इलेक्ट्रॉन जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों Na2S के टूटने पर 3 ATP मिलता है और क्यों FAD2S के टूटने पर 2 ATP मिलता है। लेकिन इससे पहले आप यहां पर ये बात समझ लें कि जब Na2S टूटेगा तो 3 सेट H अंदर गए, और जब FAD टूटा तो पहला स्टेप हुए नहीं, केवल 2 H 2 सेट प्रोटॉन स्पेस में जा रहे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है। इस कॉम्प्लेक्स 4 में क्या हो रहा है, तो भाई यहां पर साइटोक्रोम C जो आपको दिख रहा है, ये एक स्मॉल प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के साथ जुड़ी हुई, आप देख रहे हो, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के साथ यहां पर जुड़ी हुई है, और ये मोबाइल कैरियर की तरह काम करती है, जो कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 को आपस में जोड़ती है। मींस द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4। अब बात करें कॉम्प्लेक्स 4 की, तो कॉम्प्लेक्स 4 में कुछ नहीं होता। कॉम्प्लेक्स 4 दरअसल साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 और साथ में ये 2 कॉपर सेंटर से मिलकर के बना होता है। अंत में ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स 4 से यहां पे इलेक्ट्रॉन चले और A3 से होते हुए वापस मैट्रिक्स में लौट आते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं यहां पे लौट आए, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर वापस आए तो आने के बाद मैट्रिक्स में प्रेजेंस H आयनों के साथ यहां पर जुड़ेंगे, और इसी जगह हमारी ऑक्सीजन यहां पर ऐड हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप? हाफ ऑक्सीजन लगेगी, और इन तीनों के जुड़ने के बाद यहां पर बन जाता है हमारा जल, यानी H2O, और ये हमारा है मेटाबॉलिक वाटर। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार आपने देखा कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कहां पे होता है, इलेक्ट्रॉन वापस मैट्रिक्स में कैसे आता है, पानी हमारे शरीर में कैसे बनता है। अभी बात बाकी है, चाहिएगा नहीं, और बात क्या बाकी है कि अभी हमको एटीपी नहीं मिला है। चलो अभी खिलाते हैं एटीपी आपको। बच्चों अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लास्ट स्टेप यानी कॉम्प्लेक्स 5th की। मैंने आपसे बात की थी कि कॉम्प्लेक्स 5th जो है वो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी से, यानी कॉम्प्लेक्स
फिफ्थ इक्वल टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इससे रिलेटेड है। इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। अभी तो इसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? इसे एक्सप्लेन किया था पी मिकेल ने, और ये बात मैंने फोटोसिंथेसिस में आपको बताई थी कि इसे हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं। हालांकि यहां पर कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जनरली लोग नहीं कहते हैं या जानते हैं फोटोसिंथेसिस में, लेकिन दोनों ही प्रकार एक ही है, दोनों में सिस्टम एक ही है। अब इस क्या होता है, कैसे एटीपी जनरेट होती है, चलो देखते हैं। आपको पढ़ाया गया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस प्रकार से क्रिस्टली होती है। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है बेटा, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्रिस्टी कहते हैं, आपको पता ही है। इन क्रिस्टी के साथ ये बहुत सारे F1 पार्टिकल्स कहते हैं आप इनको, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फर्नांडीज पार्टिकल्स, ऐसे कई सारे नामों से आप इन्हें जानते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, समझ में आई बात? इसी को मैंने यहां पर जूम करके बनाया हुआ है। ये आपको आगे भी पता है कि इनर मेम्ब्रेन के साथ लगे हुए ये F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा सीन यहां पे आप देख रहे हैं, क्रिस्टल की बाहरी सतह के साथ लगे हुए F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स यहां पे लगे हुए। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, F1 पार्टिकल्स जो है वो दो प्रोटीन से मिलकर के बना है। जो नीचे वाला हिस्सा इसका है, दरअसल इसको अगर अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे बना होता है इस तरीके से, इसे हम कहते हैं F1 और इसे कहते हैं F0। ये क्या है? अरे यार ये प्रोटीन के टाइप है, यानी जो एलिमेंट्री पार्टिकल से दो प्रोटीन से मिलकर बना है, एक F0 और दूसरा F1। अब एक बात और समझ लो कि F1 में एक एंजाइम प्रेजेंस है, इसका नाम है ATPase। ये ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में सिस्टम बना हुआ है। अब बात करेंगे एटीपी जनरेशन की। बहुत सारे यहां पर चैन आ गए, जितनी बार NADPH टूटा, जितनी बार FAD2S टूटा, हर बार चैन यहां पे आते गए। यहां पर कम हो गए। कहां पर? मैट्रिक्स में सारे एचाइन बेटा यहां पे जमा हो गए और यहां पर एचाइन हो गए कम। अब जो इधर आ गए ना, भ्रमड़ा रहे अंदर भ्रमड़ा रहे, मैं वापस चलना मैट्रिक्स में, नहीं जा सकते। जानते हो क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की है, ये एच आयनों के लिए इम्परमिएबल है, कहीं से घुस ही नहीं सकते। यहां तक आओगे नहीं जा पाओगे, यहां तक आओगे नहीं जा पाओगे। केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है F1 पार्टिकल से F0 से होते हुए F1 पार्टिकल्स के थ्रू मैट्रिक्स में पहुंचने का रास्ता है। समझ में आई बात? तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैं क्या कह रहा हूं कि H आयन का कंसंट्रेशन यहां पर कम हो गया है, सारे H आयन यहां पर भाग गए हैं, तो यहां पर अधिक है इनका कंसंट्रेशन, भाग नहीं गए हैं, भगाए गए हैं। इसके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जर्नी कर रहा था ना, तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, और वही एनर्जी इनको जबरदस्ती इधर भेजती। अब मिल गया मौका, ये चैनल इनको, ये दरवाजा खुला मिल गया। जैसे ही ये ये प्रोटॉन्स यानी H आयन यहां से इधर आएगा, 2H आयन वापस आए एटीपेस एंजाइम। फिर यहां से मैं क्या कह रहा हूं, इधर से जैसे ये आएगा
आने के बाद ये यहाँ पर आईपी एनर्जी को रिलीज करेगा। यहाँ पर ऑलरेडी एडीपी यानी मैट्रिक्स में पहले से प्रेजेंस था। ये दोनों एटीपेस एंजाइम की प्रेजेंस में आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके बनाएंगे एटीपी। देखा आपने कैसे बन गया एटीपी। अब बात हो रही थी कि NAD2H बराबर 3 ATP। आपको पहले भी बताया था मैंने कि जब NAD2H टूटता है तो 3 सेट H इधर गए थे, तो जब वापस आएंगे तो 3 ATP बन जाएंगे। जब FAD2H या H2 टूटा था तो पहले वाला स्टेप यहां तक नहीं हुआ था, सेकेंड स्टेप से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन अंदर आए थे, तो दो ही तो सेट में आए थे, 2 बार H अंदर आए थे, तो इसलिए इसकी ब्रेकडाउन से 2 ATP प्राप्त होता है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बच्चों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, मिलते रहेंगे।